तो सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं जैसा कि है और मुझे देख भी पा रहे होंगे। रामकृष्ण पांडे। हम्म। तो देखो, आज का जो हम लोग का टॉपिक है, जो लेक्चर है, उस पर हम लोग बात करेंगे। क्या क्या है? आपको पता है कि नया चैप्टर हमें शुरू करना है। आज का दिन भी बहुत अच्छा है, मुहूर्त बहुत अच्छा है, तो आज नया चैप्टर शुरू कर लेना चाहिए हम लोगों को। इतना अच्छा। We should keep this here. Okay. So the chapter 3 according to NCERT, और आप लोगों में चैप्टर 5 है बेटा। क्यों? हाँ, द चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रिक करंट, या फिर इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट की बात हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड हाउ इट फ्लोज, इसके बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। दूसरी बात हम लोग करेंगे क्या, इसके मैकेनिज्म के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि बेसिकली इस चैप्टर का अगर ओवरव्यू मैंने लास्ट क्लास में दे दिया था, इट वाज कि हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड बेसिकली कर रहे थे। पहला पार्ट ये था कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और उसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, ओम्स लॉ को डेराइव करेंगे। एक पार्ट तो हमारा ये हो गया था। द सेकेंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से इसके कंपोनेंट हैं, सेल क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है ना, और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सॉल्व करने के दो तरीके, एक ओम्स लॉ के हिसाब से सॉल्व करते हैं, किरचॉफ्स लॉ, केसीएल एंड केवीएल। बहुत मोटा मोटा इसे देख लो आज। और उसके बाद लास्ट में क्या है, प्रैक्टिकल फिजिक्स। ठीक है, प्रैक्टिकल फिजिक्स। तो ये हमारे पास 3 पार्ट हैं इस पूरे पूरे चैप्टर को फिनिश करने का। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट, जैसा कि नाम है क्या है इसका, करंट। ठीक है। तो करंट क्या होता है भाई? एनीथिंग विच कैन फ्लो। लाइक अगर इसके आगे आपने जोड़ दिया क्या, वाटर करंट, है ना, तो आपने क्या कर दिया कि फ्लो ऑफ वाटर आपने बोल रखा है। ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर। तो यहीं से हम लोग थोड़ा रिलेट करते हैं, जैसा कि इसका नाम है क्या, इलेक्ट्रिक। याद करो, मैंने इलेक्ट्रोस्टैट में एक चीज बताया था, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है। कभी भी आपके सामने इलेक्ट्रिक पड़ेगा तो उससे क्या जोड़ोगे उसे, इलेक्ट्रिक का सीधा सा मतलब होता है क्या, चार्ज। ठीक है। और करंट का मतलब हमने बता दिया क्या, फ्लो। तो अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तो वी कैन से कि द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। बट ये अप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं है जो ये मुझे बताए कि भाई फ्लो ऑफ चार्ज तो हो रहा है, लेकिन हाउ विल वी मेजर दिस इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपली इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, तो हम कहते हैं क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब कौन सा रेट बेटा, टाइम रेट। इसकी बात करें हम लोग, टाइम रेट। तो सिंपल सी बात है क्या, कि अगर हम लोग कह दें कि मान लो कोई किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से किसी टाइम टी में, है ना, किसी टाइम डेल्टा टी में, किसी पर्टिकुलर एरिया से किसी टाइम डेल्टा टी में कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है। ठीक है। कितना चार्ज पास हो रहा है, मान लो डेल्टा क्यू चार्ज पास हो रहा है। कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया, डेल्टा क्यू इन डेल्टा टी टाइम। This rate of flow of charge will be calculated and this will be called the average value of current। क्या बोलेंगे इसे, एवरेज करंट। ठीक है। एवरेज करंट क्यों, क्योंकि ये जो ड्यूरेशन है वो बहुत बड़ा है। आप लोग इस क्लास में, क्लास 12 में पहुंच चुके हैं, तो क्लास 12 के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें ये चीज समझ में आती है कि जब भी वैल्यू किसमें लिखी हो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, तो दिस विल गिव द एवरेज वैल्यू। ओके, इन जनरल दिस विल गिव यू द एवरेज वैल्यू। बट इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आई कैन बी रिटन एज, अगर लिमिट लगा के डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर दिया जाए, किसी इंस्टेंट की बात करी जाए,
तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी कैन बी रिटन एज dq by dt. So simply we can say I is equals to dq by dt is called the instantaneous current. ठीक है, instantaneous current. इतनी बात समझ में आ रही सभी को? उसको क्या बोलेंगे? एवरेज करंट. ओके भाई, बात समझ में आया? एक हो गया क्या इंस्टेंटेनियस करंट, एक हो गया क्या एवरेज करंट. अभी मैं करंट की केवल और केवल जो न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से इसकी डेफिनेशन होती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ. अभी इस पर हम डिटेल में और बातें करने वाले हैं. ठीक है, तो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम समझ पा रहे हैं. यहाँ से हमें ये भी समझ में आ रहा है क्या कि इन केस वी हैव गिवन सम ग्राफ, है ना, कर्व, and which is depending on q and t. मतलब it is a relation between q and t. हमें q और t के बीच में रिलेशन दिया जा सकता है. क्या 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 हो सकता है? एक तो एल्जेब्रिक रिलेशन हो सकता है और एक क्या हो सकता है बेटा? ग्राफिकल रिलेशन हो सकता है. एल्जेब्रिक रिलेशन अगर दिया जाए, कह रहा है q इज इक्वल्स टू 2t² माइनस 4t प्लस 4. डू यू रिमेंबर दिस इक्वेशन? बहुत बार मैंने लिखा है 2t² माइनस 4t प्लस 4, याद है? The position time relation of what? Position time relation is given, and whenever you need to find out the velocity, what you do? dx by dt कर देते थे, है ना? यहां पर अगर मैं तुमसे पूछूं what is the value of electric current, what will you say? dq by dt. You will simply differentiate charge with respect to time, and what will be the value? 40 minus 4. Okay, this is what? This is the electrical current at any instant or at any time t. So simply we can say I is equals to 40 minus 4, or we can say at t is equals to 2 second. आपसे कोई पूछेगा what was the current, तो I is equals to 4, t की जगह सिंपल 2 रखिए और you will get a value of 4 ampere. Everybody knows the unit of this is ampere, क्योंकि ये क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो. तो क्लियर? तो एक तो कहानी ये हो सकती है क्या कि हमारे पास कभी भी इलेक्ट्रिक करंट दिया जाए, उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ सकती है. हो सकता है उसके क्या निकालना पड़ सकता हो बेटा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी पड़ जाए. हो सकता है आपसे कोई ये पूछे, अच्छा बताओ अगर चार्ज इस तरीके से डिपेंड कर रहा है टाइम पर, तो बताओ करंट की वैल्यू जीरो कब होगी? तो कैन यू आंसर द क्वेश्चन? करंट की वैल्यू क्या करना है? जीरो, यानी कि 40 माइनस 4. तो एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? करंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी. देखो मैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ. ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? ना समझ में आया तो फिर थोड़ा आराम से चलो. बोलो भाई, आ रहा है ना? हाँ चलो बढ़िया. So this is the one part, and the another part is the graphical approach. Whenever we have given some curve, है ना? Suppose we have given any curve like this. Thakur Manas Singh. We have given a curve like this. We have curve like this, and at some point we want to find out this is a point 1 and A, this is point B. और तुमसे कोई पूछे अच्छा बताओ किस पॉइंट पर A और B में से कहां पर ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, तो व्हाट मस्ट बी द आंसर? ए और बी. ए पर ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है. अच्छा जी, यहां पर हमने एक स्लोप ड्रॉ कर लिया और एक स्लोप यहां मैंने ड्रॉ कर लिया. विच वन हैज द ग्रेटर स्लोप, यहां पर या यहां पर? तो दिस ग्राफिकल अप्रोच shows I is the dq by dt, means q और t का ग्राफ अगर है तो उस कर्व का स्लोप क्या बताएगा तुम्हें बेटा? इलेक्ट्रिक करंट बताएगा. ग्रेटर स्लोप, ग्रेटर करंट. तो वेयर इज द ग्रेटर स्लोप? एट पॉइंट बी और ए? बोलते रहो भाई. At point B you will get the greater slope na beta. Hence we can say current at point B is greater than current at point A. Simple. Hello. Okay. Now we have one more question. If T is depending on this, ऐसा कुछ दिया गया, ठीक है. Which of the following is the correct representation of current and
टाइम। एक सेकंड रुक जाओ। ए, बी और सी में से तीन ही ऑप्शन दे रहा हूं मैं। दिस इज व्हाट करंट, दिस इज टाइम, करंट एंड टाइम। तीनों में से कौन सा सही रिप्रेजेंटेशन है करंट और टाइम का? फर्स्ट ए। ओके, जल्दी से मुझे टेक्स्ट कर दो बेटा, जल्दी से सभी लोग मैसेज कर दो फटाफट। हाँ, मृदुल दीक्षित का एक आंसर आ गया, बाकी सभी लोग फटाफट मुझे मैसेज कर दें। हाँ, ओके, अथर्व स्वरूप, ठीक है। और ठीक है, जल्दी 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 करो। ओके, सो द मैक्सिमम आंसर इज ए। व्हाट आई एम गेटिंग, द मैक्सिमम आंसर इज ए। जस्ट डोंट बी इन हरी यार, नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा आराम से चलो, देखते हैं यार, है ना। We are given the value of charge, that is 2t square minus 2t plus minus 1, ठीक है। What is the value of current? You can just simply say dq by dt or 4t minus 2. Okay, so the current and time relation is something like this. We have to draw the graph in between current and time only. This time is current. At y-axis, what is represented over there? Current. And what is at the place of x? That is t. So simply we can just write y is equals to mx plus c. Okay. तो ये हमें समझ में आ गया क्या कि इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 है। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट पर तो मैंने तुम्हें घुमाया ही नहीं। क्या कि अगर पावर 1 1 है ना, पावर अगर आपका 1 है तो ऐसे कंडीशन में ये ग्राफ कैसा बनेगा? पहली चीज तो स्ट्रेट लाइन। तो तुम्हें ये सोचना ही नहीं था कि ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, ये तो बहुत क्लियर है कि ये स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि स्ट्रेट लाइन होने के साथ साथ हमें अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ पता है तो हम यहां से डायरेक्टली बता सकते हैं दिस इज कॉल्ड स्लोप, है ना। एंड अ स्लोप विल बी पॉजिटिव, डेफिनेटली दैट विल बी पॉजिटिव बिकॉज दिस 4 इज पॉजिटिव, while this is going to be negative. y एक्सिस इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए बेटा? नेगेटिव होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि y एक्सिस को कहां पर कट करेगा? ये ग्राफ पक्का -2 पे कट करेगा, कट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई। और अगर ऐसे ना आ रहा हो तो आप सिंपल क्या कर सकते हो? पुट i इज इक्वल्स टू 0। i किस एक्सिस पे 0 होता है बेटा? ये y कहाँ 0 होगा? x एक्सिस पर। तो व्हेन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ i इज इक्वल्स टू 0, you will get 40 minus 2 is equals to 0 or t is equals to 1 by 2. T is equals to 1 by 2, something positive number is there. And the second thing is, put t is equals to 0, you will get the value of I, that is -2. मतलब I वाले एक्सिस पे कहाँ कट करेगा? -2 पे। तो ये दो पॉइंट मिल गए जहां से ये ग्राफ पास होने वाला है। So you will simply draw the graph this. So this graph will represent the actual relation in between current and time. I is equals to 40 minus 2. देखो यार, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो? मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट भूल गए थे क्लास 11th वाला। बोलो भाई। तो अभी याद हो गया, रिकॉल आ गया सभी लोगों को? सबको समझ आ गया बेटा क्यों ये ग्राफ हुआ? वेरी सिंपल ना। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ करंट यार, है ना। और ये करंट का कॉन्सेप्ट जो बहुत सिंपल है, हम लोगों ने बचपन में बहुत बार पढ़ा है। बचपन का मतलब क्लास 10th में पढ़ा है तुमने कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो उस बेसिक से डेफिनेशन पे जो हमने कभी बचपन में पढ़ा था, उसी डेफिनेशन पे हम लोग 12th लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज
समथिंग लाइक दिस. ओके ओके, सो लेट्स मूव ऑन. तो ये बात तो हमें समझ में आ गई अभी तक कि व्हाट इज कॉल्ड करंट. द करंट इज सिंपली, वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ करंट इज, द करंट इज समथिंग, और इलेक्ट्रिक करंट इज समथिंग, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन. ये हो गई इसकी डेफिनेशन. आई एवरेज अगर आपको कभी लिखना है तो यू विल जस्ट राइट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. एंड अगर आपको कभी भी लिखना है क्या, आई इंस्टेंटेनियस, तो दैट विल बी रिटन एज dq upon dt. It is very very simple. If someone asks you what is the value of, what is the unit of current, the unit of current is generally ampere represented by capital A. और अगर कभी भी यूनिट लिखोगे तो कैसे लिखोगे बेटा, अगर पूरा नाम लिखना है तो एम्पियर स्मॉल ए से स्टार्ट होगा, कभी कैपिटल ए से मत स्टार्ट करना. जनरली इसको हम लोग मिली एम्पियर में भी मेजर करते हैं. 1 मिली एम्पियर की वैल्यू क्या होती है, 10⁻³ एम्पियर. जनरली ये नंबर आपको कभी कभी 1 माइक्रो एम्पियर में भी लिखा हुआ मिल सकता है, दैट इज 10⁻6 एम्पियर. ओके, सो बेसिकली दीज टू यूनिट्स आर आल्सो यूज्ड टू मेजर द करंट. क्लियर. तो ये बातें तो हमने अभी अभी कर ली. अब इसके बाद तीसरी बात हम लोग को करना है क्या, कि करंट कैसी क्वांटिटी है. ठीक है, तो हमारे पास क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज दो ही तरीके की होती हैं. एक होता है क्या, वेक्टर, और दूसरा होता है क्या, स्केलर. ठीक है, क्योंकि करंट एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन होता है. कैसे डायरेक्शन होता है पहले ये डिसाइड कर लेते हैं, फिर इस पर आते हैं वापस. तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज along the flow of positive charge. It is very simple convention that we are taking here, है ना. हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, क्या होता है, उस पर आएंगे हम वापस में. फिलहाल हमें ये समझ में आता है क्या, कि हमेशा करंट का फ्लो क्या होगा, from along the direction of positive charge. For example, we have a positive plate here and this is what, a negative plate here. ठीक है, which one have greater potential, V पॉजिटिव ज्यादा है या V नेगेटिव ज्यादा है, which one has higher potential, A और B. A और B में से हायर पोटेंशियल पर कौन है बेटा, जल्दी बताओ मुझे. A है, ठीक है. ओके, तो A और B में से हायर पोटेंशियल पर आपका A है. एंड इफ वी रिलीज a point positive charge here, okay, having amount of charge q, what happens, it will move along this direction. Okay, और जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक, जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम इसी डायरेक्शन में क्या लेंगे बेटा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. इतनी बात समझ में आई. तो सिंपली समटाइम्स इट इज रिटन दैट कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. चलेगा. सो द करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल. ये बात भी आपको समझ में आ गई, है ना. इसी के साथ साथ अगर मैं यहीं पर एक नेगेटिव चार्ज छोड़ दिया होता बेटा, -q, तो वो किधर मूव करता, इस डायरेक्शन में फ्लो करता ना, बोलो. तो दिस मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज. ओके, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, along the negative charge or opposite to the negative charge. तो sometimes the convention is taken, क्या मतलब लिखा ऐसे जाएगा कि the direction of current is always opposite to the flow of negative charge, है ना. तीन बातें समझ में आ गई, ये तीनों समझ में आ गया बेटा.
ठीक। अब हमें कभी भी डायरेक्शन ऑफ करंट लेना होगा तो वो हम यही 3 कन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं। कंफ्यूज ना होना, कभी भी कुछ भी दिया जा सकता है, कभी भी कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज कंप्लीटली अप टू यू। बस इतना आपको मान के चलना है कि ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड दीज आर not observed. These are not the observed value. These are just a convention. ठीक है, ये केवल और केवल क्या होते हैं बेटा, कन्वेंशन लिए जाते हैं। हम मतलब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस तरीके से इसका कन्वेंशन लिया जाए, हमारे लिए फिर आसान होगा। ठीक है, क्योंकि किसी ने करंट को देखा नहीं है बेटा, इसको महसूस कर सकते हो, है ना। एकदम अगर किसी को फील ना आ रहा हो तो फील हो सकता है, कराया जा सकता है फील। ओके, नाउ द पार्ट इज वेदर इट इज अ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो यहां पर जानकारी लेना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड, नो डाउट, it has direction as well, but this direction is actually unified. What is the meaning of unified? Unified means आप यहां पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्यों भाई? क्योंकि इट हैज ओनली वन डायरेक्शन ऑलवेज, दैट इज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना। तो दिस इज फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन, दिस करंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अगर किसी पॉइंट पर अगर यहाँ करंट आई जा रहा है, जैसे मान लो 2 एम्पियर है और ये इधर अगर 0.5 एम्पियर चला गया, तो इस डायरेक्शन में क्या चला जाएगा बेटा, 1.5, है ना। जनरली वेक्टर में क्या होता है कि दो अगर ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो तीसरा भी क्या होता है, इस डायरेक्शन में जाता है, और कौन से अलजेब्रा को फॉलो करता है, वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करता है। जबकि यहां पर क्या हो रहा है बेटा, दो डिवाइड हुआ दो पार्ट में, 0.5 और 1.5, क्या इन दोनों के बीच का एंगल यहां पर मैटर कर रहा है? बोलो। Simple, I is equals to sum of both currents I1 and I2. So simply this is following the basic algebra. They don't follow the vector algebra. That's why we can say the current is a scalar quantity. ठीक है, जनरली बहुत सारे लोग पूछते हैं, you have two basic reasons, you can give these reasons. Done? हो गया बात? चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब अगर ये बातें समझ में आ गई तो हमारे पास बहुत टाइप के मटेरियल हो सकते हैं, है ना, जहां पर हम करंट फ्लो करा सकते हैं। जैसे मटेरियल्स की बात करते हैं तो पहले इन मटेरियल्स को हम समझ लेते हैं करंट फ्लो कराने से पहले, कि भाई इसी करंट के फ्लो के बिहाफ पर हमारे आसपास जो मटेरियल है, मैटर, है ना। मैटर तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, व्हाट इज कॉल्ड मैटर, तो सर ने पढ़ाया होगा 9th क्लास में, है ना, कि मैटर दो तरीके के होते हैं, स्कूल के अंदर वाला, स्कूल के बाहर वाला, है ना। तो वो दोनों मैटर को छोड़ के जो हमारे सराउंडिंग में ऑल द objects which occupies space, है ना, and having some mass, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। So all the materials, all the matter are divided basically into three parts: the first, second and third. On what basis? On the basis of flow of current. ठीक है, करंट के बिहाफ पे ही क्या किया गया, इनको हम लोग बेसिकली तीन कैटेगरी में डिवाइड किए। कौन कौन सी कैटेगरी? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड कंडक्टर, which is which allows current to flow and in a very normal rate. दूसरा है सेमीकंडक्टर और तीसरा है क्या, इंसुलेटर। अब जो आराम से करंट को फ्लो होने देगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। जो थोड़ा मुश्किल से फ्लो होने देगा उसे हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। जो एकदम ही नहीं होने देगा उसे क्या बोलेंगे, सॉरी, सेमीकंडक्टर देन इंसुलेटर। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्डर कि भाई सबसे ज्यादा करंट किस में फ्लो हो सकता है, कंडक्टर में। उससे कम किस में फ्लो होगा बेटा, सेमीकंडक्टर में। और इंसुलेटर में क्या होगा, सबसे कम होगा। ये हमारा बहुत
मतलब बोलचाल की भाषा में मैंने ये बताया। क्यों? बिकॉज यू डोंट नो अबाउट रेजिस्टिविटी, है ना, यू डोंट नो अबाउट कंडक्टिविटी, बट हम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नाम तुमने सुना होगा कभी, है ना। और हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इफ आई से रेजिस्टिविटी इट मींस समथिंग विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ओके, एंड कंडक्टिविटी मींस समथिंग विच सपोर्टिंग द करंट, या फिर जो ये बात को रिप्रेजेंट कर सकता है कि भाई करंट के फ्लो इसमें ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, मतलब कंडक्टिविटी हाई है, इसका मतलब इसमें करंट का फ्लो ज्यादा होगा, रेजिस्टिविटी हाई है, करंट का फ्लो कम होगा। क्लियर? तो केवल और केवल इन दो बेसिस पर, बाकी सारी चीजें आने वाले टाइम में मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना, कि फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है ये सेमीकंडक्टर में पढ़ाऊंगा, एग्जांपल्स देख लेंगे हम लोग, ठीक है, और करंट भी देख लेंगे। चलो ये हटा दो, इसको अभी यहाँ पर क्लासिफाई करने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो देखो, कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो करंट को इजीली फ्लो होने देते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी काफी हाई होती है और रेजिस्टिविटी काफी कम होती है। द रेजिस्टिविटी इज अप टू 10 टू द पावर -6, इट इज रिटन फ्रॉम 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर -8, while the conductivity is just opposite because conductivity is the reciprocal of resistivity। तो इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो कंडक्टर आर दोज मटेरियल विच हैव अ हाई कंडक्टिविटी, semiconductor are those material which have moderate conductivity, and insulator are those material which have a very less conductivity or very high resistivity। Okay, for example, platinum, aluminium, copper, gold, silver, iron, ये सब क्या है, दे ऑल आर कंडक्टर्स। ठीक है, ये सब के सब क्या है, कंडक्टर। और जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, गैलियम आर्सेनाइड और GaF2, कार्बन अभी उस कैटेगरी में नहीं आता है, कार्बन पे भी काम चल रहा है। तो फिलहाल जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम, क्या है ये, एफ को क्या बोलते हैं भाई, फ्लोरीन, फ्लोरीन, हाँ, गैलियम फ्लोराइड। तो गैलियम फ्लोराइड, तो ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर कैटेगरी में आते हैं। वुड, प्लास्टिक, डायमंड, माइका, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं बेटा, इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, क्या, कि करंट फ्लो क्यों होता है, कह रहा है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। यहां पर दो रीजन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स, और यहाँ पर क्या है, कोई करंट ही फ्लो नहीं होता है। तो इस पर हम वापस आएंगे। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया ना कि मटेरियल कितने तरीके के होते हैं बेटा, तीन तरीके के जनरली होते हैं। कौन कौन से, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सो जब हम मटेरियल की बात कर रहे हैं यहां पर, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं बेटा कि कभी न्यूमेरिकल में भी अप्रोच आपका अच्छा रहे। तो मटेरियल की जब हम बात करेंगे तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं। आई एम नॉट गोइंग इन, है ना। तो अगर कंडक्टर में देखा जाए तो कंडक्टर में भी कई तरीके के कंडक्टर्स हो सकते हैं, जैसे हमारे पास एक हो सकता है क्या, सॉलिड मेटल्स। मेटल क्या होते हैं, ये भी कंडक्टर होते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। तीसरा, कैथोड और एनोड। ठीक है, मतलब ये भी कंडक्टर है, लेकिन ये लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो है एयर, एयर नहीं, वैक्यूम में फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो कंडक्टर है वो तीन अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं, क्या क्या, एक तो सॉलिड में हो सकता है, एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, और ये हो सकते हैं जहां पर क्या होंगे, कोई ना कोई फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे। ठीक है, फ्री चार्ज कैरियर का मतलब क्या हुआ, कि भाई करंट को फ्लो कराने के लिए किसकी जरूरत चाहिए होगी, चार्ज की जरूरत है। चार्ज जब तक फ्री नहीं होगा
तब तक करंट फ्लो हो पाएगा क्या भाई? या तब तक चार्ज फ्लो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो करंट के फ्लो के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? द फ्री चार्ज कैरियर, है ना? एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट काइंड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स दे और these all kind of conductors have, and according to these charge carriers we actually discuss कि how much current can flow from any system, है ना? इवन सेमीकंडक्टर में भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? और पहले तो करंट निकालना सीख लेंगे, और मेजर तौर पे आपको किसके बारे में डिस्कस करना है बेटा? मेटल के बारे में डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट, दैट विल डिस्कस लेटर। ओके, मूविंग ऑन। सो हमारे पास क्या क्या था? पहला हमारे पास था क्या? मेटल, ठीक है। दूसरा क्या है? यानी कि ये क्या हो गया? सॉलिड। दूसरा क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दैट इज व्हाट? लिक्विड। एंड द थर्ड इज वैक्यूम ट्यूब। सही लिखा है? डबल वैक्यूम ट्यूब, देख लेंगे। दैट इज वी कैन से सॉलिड लिक्विड गैस। ये चीजें हैं हमारे पास। तीन तरीके के, कह सकते हो, ऐसे मीडियम है जो कंडक्टर का काम कर सकते हैं। एक क्या है? मेटल। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तीसरा क्या है? वैक्यूम ट्यूब। अभी तक जनरली हमारे माइंड में एक चीज सेट होती थी क्या? कि द कंडक्टर्स मींस मेटल, यही तो होता था ना? इवन हम लोग ये भी पढ़ते हैं, बट वहां पर हम लोगों ने कभी इसको एज अ कंडक्टर यूज, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया। नाउ टुडे वी हैव टू एक्सपीरियंस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। मेटल, अगर इसकी बनावट के बारे में बात किया जाए तो एक चीज हम लोग जानते हैं क्या? मेटल्स आर द मटीरियल्स विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं इसके पास? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब के बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ज्यादा डीप में केमिस्ट्री में नहीं जाते हैं। तो इनका जो चार्ज कैरियर होता है वो क्या होता है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। छोड़ो, तो इनके चार्ज कैरियर क्या हो जाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बोलो, बात समझ में आया? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स सी हाउ। सपोज this is a conductor, conducting wire, okay. So this conducting wire is, suppose this is made up of any material like copper, okay. So what they have actually, इनका जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज कैरियर का सिस्टम होता है वो क्या होता है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री कैसे हुआ होगा जरा सोचो। ये एटम है, और इसका जो मेटल और इनके लास्ट जो मेटेलिक होते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के, याद है? पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे ऑल आर जनरली मेटल। इवन थर्ड ग्रुप जो होता है एल्यूमिनियम वाला कैटेगरी, है ना, वो भी क्या होता है? मेटल होता है। बोल भाई। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स जनरली होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एक नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, इन दैट टेम्परेचर दे एक्चुअली फ्री, दे ऑल आर फ्री। कहां से फ्री होते हैं भाई? अपने इस आउटर मोस्ट सेल से फ्री होते हैं, ठीक है। इसकी कहानी बता दूं ना बताऊं? बताओ, बता दो ना। हाँ, कहानी थोड़ा समझ लोगे तो तुम्हें मजा आएगा। चलो, अब देखो, असली कहानी इसकी समझा रहा हूं मैं। जैसे कॉपर या कोई भी एटम है या कोई भी एलिमेंट है ना। केमिस्ट्री में तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई, क्या? कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। लेकिन हमें पता है कि जब भी कोई सॉलिड का फॉर्मेशन होता है और जब हम केमिस्ट्री में एटम को पढ़ते हैं, उन दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। इन केमिस्ट्री वी हैव सीन
द ऑलमोस्ट एटम जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, है ना, ये न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज drawn when the atom is in free और isolated। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, किसी आइसोलेटेड एटम का है, ठीक है। लेकिन इन्हीं आइसोलेटेड एटम से मिलकर ही तो क्या बनता है, सॉलिड बनता है ना। इनसे मिलकर जब सॉलिड बनेगा तो जस्ट थिंक कि सपोज ये हमारे पास एक सॉलिड है, तो दो एटम एक दूसरे के पास पास आएंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब मैंने वर्क फंक्शन की कहानी सुनाई थी। और ऐसे ही अगला वाला जो एटम होगा वो भी आएगा, तो मतलब दोनों एक दूसरे के एरिया में इंक्रोचमेंट करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, बोलो भाई ये। तो इस दोनों न्यूक्लियस के बीच में आने की वजह से इनके बीच में ये जो ओवरलैप्ड एरिया है ना, वो क्या होता है बेसिकली, ऐसे एक नहीं जितने भी एटम्स होंगे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऑर्बिट को डिस्टॉर्ट करेंगे, एक दूसरे के। हाँ बोलो बेटा। हाँ बिल्कुल प्रेजेंट। अरे बिल्कुल करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे। अरे तो अच्छा, मैं देखो दो चीजों को बिल्कुल क्लियर क्लियर समझो। एक तो ये है ना, इलेक्ट्रॉन इसमें लाई करते हैं, क्लियर। और यहाँ पर ये जो चीज है, ये स्पेस है, ये जो सर्कल बना हुआ है ना, ऐसा कोई सर्कल ड्रॉ तो होता नहीं है, ये केवल क्या होता है, स्पेस होता है ना। जैसे ये है और यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, देयर इज नो एक्चुअल शेप ऑफ एटम। हम लोग जानते हैं ना, मतलब ऑर्बिट क्या होता है, इट इज द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, यही होता है ना। क्यों। और ये दूसरा न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। बट व्हाट वी एक्चुअली डिस्कस कि ऑल द इनर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो पास वाले इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर टाइटली बाउंडेड, बट बाहर वाले इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड नहीं है। लेकिन जब सॉलिड बनने का फॉर्म, जब सॉलिड फॉर्मेशन हुआ बेटा, है ना, मतलब दो एटम को बहुत क्लोज लेकर आए हम, तो लाने वाला जो फोर्स था वो क्या था, इनको रिपेल करने वाले फोर्स से कहीं ज्यादा रहा होगा, तभी ये सॉलिड में कन्वर्ट हुए होंगे कि नहीं। तो जो सॉलिड में कन्वर्जन का प्रोसेस था, उस प्रोसेस की मैं डिस्कशन कर रहा हूं कि जब ये व्हेन द एटम्स वर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना, तो उनके जो ऑर्बिट्स हैं, देखो ये ऑर्बिट और ये ऑर्बिट, दे आर वेरी वेरी, दे हैव अ वेरी ह्यूज गैप इन बिटवीन देम। बट जब वो एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा, ये ऑर्बिट एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा, और जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, तो यही ओवरलैपिंग क्या करता है, कहता भाई देख, सारे एटम के पास वैलेंस शेल है ना, और सारे ही एटम के पास क्या है, अदर शेल्स हैं। तो अदर शेल्स जो है वो सबको सब नीचे कर दिया और इसको दूसरे पार्ट में डिवाइड कर दिया, और पूरा का पूरा जितना भी शेल है उसको हमने दो पार्ट में केवल डिवाइड कर दिया। ये थ्योरी है, ये केवल थ्योरेटिकल पार्ट है कि ऐसा हुआ होगा किसमें, उस सॉलिड में, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वैलेंस शेल में, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे एटम के इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए यहाँ पर, कहाँ पर, वैलेंस शेल में। लेकिन चूंकि जो मेटल्स होते हैं, है ना, वो मेटल जो होते हैं उनका ये इलेक्ट्रॉन पर कंट्रोल बहुत कम होता है, दे आर ऑलमोस्ट फ्री इवन गैस इन गैसियस स्टेट। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या होगा जब वो सॉलिड बने होंगे, है ना। एक मेटल का सॉलिड अगर ये बना है, तो इस सॉलिड में सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये बात तो श्योर हो ना, ये ऐसा नहीं है इससे निकल के बाहर चला गया है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो लाइटली बाउंडेड होते हैं, है ना, दे ऑल आर कलेक्टेड इन वन रीजन, एंड जो टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे ऑल आर कलेक्टेड इन अनदर रीजन। दिस रीजन इज नोन एज वैलेंस बैंड। ये क्या होता है, बैंड बन जाता है। और ये क्या हो जाता है बेटा, कंडक्शन बैंड। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। मींस जो इस बैंड में, इस रीजन में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी सॉलिड में, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर एटम, आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉलिड। तो दिस रीजन इज नोन एज व्हाट, कंडक्शन बैंड, और दिस इज नोन एज वैलेंस बैंड।
ओके। एंड इन दोनों के बीच में ये जो गैप है इसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है। और इसी फॉरबिडन एनर्जी गैप के हिसाब से कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर दिखा तुम्हें लिखा हुआ कुछ, दिस इज व्हाट फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक। जो कि कंडक्टर के केस में क्या होता है कि उसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो कहाँ पाए जाते हैं, कंडक्शन बैंड में पाए जाते हैं और वैलेंस बैंड में पाए जाते हैं, वो एक दूसरे को ओवरलैप, इनका दोनों बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करता है। मींस इट इज वेरी इजी टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, है ना। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये गैप ठीक ठाक मिलने लगता है, ये कंडक्शन बैंड है, सेमीकंडक्टर, ये गैप लगभग 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। और जबकि अगर देखा जाए कि इसमें इंसुलेटर में, तो दिस गैप इज वेरी ह्यूज, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन्स कभी यहाँ जा ही नहीं पाते हैं। जबकि सेमीकंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर उनको थोड़ा टेम्परेचर उनका बढ़ा दिया जाए, इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाए, तो दे कैन जंप इनटू द कंडक्शन बैंड। और व्हेन दे विल जंप इनटू कंडक्शन बैंड, then this semiconductor can conduct the electricity, and at room temperature there are some electrons present in conduction band just because of thermal emission और thermal production बेसिकली कह सकते हो। ठीक है। थर्मली प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कहां पर लाई करते हैं, यहां पर लाई करते हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस सेमीकंडक्टर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट मॉडरेट। समझ आई बात। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, एनी सॉलिड। किसी भी सॉलिड का यही कॉन्सेप्ट है कि सॉलिड में क्या होता है, जब वो एटम बहुत दूर दूर होते हैं सॉलिड के, तब तो उनका अपना इंडिपेंडेंट एनर्जी लेवल होता है जिसे हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं। बट व्हेन दे कम टुगेदर एंड फॉर्म्स अ सॉलिड, जब वो सॉलिड लैटिस फॉर्म करते हैं, ऐसे केस में क्या होता है, इसमें से जो बैंड है वो दो अलग अलग एनर्जी में, एनर्जी गैप में डिवाइड हो जाता है, एनर्जी बैंड्स में डिवाइड हो जाता है। एक ऐसा बैंड जहां पर उन सारे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी जो कि फ्री है, जो कि कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और एक ऐसा बैंड जो कि फ्री नहीं है, विच कैन नॉट पार्टिसिपेट इन कंडक्शन। क्लियर। क्या कर दिया मैंने, क्लियर ही कर दिया एकदम। बोलो। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे बेटा, किसी सॉलिड की बात कर रहे थे, यानी कि मेटल की बात कर रहे थे। चलो, अब इस मेटल में क्या होगा, दिस इज द मेटल। मेटल के पास क्या है, कोई भी एक एटम है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, कंडक्शन बैंड में है। कंडक्शन बैंड में मतलब इसके कंट्रोल से क्या है, बाहर है। तो इसका जो ये न्यूक्लियाई है वो क्या है, वो एक पॉजिटिवली चार्ज या पॉजिटिव चार्ज के तौर पे है। ठीक है। अब इसका जो न्यूक्लियस है और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझना। दिस इज वेरी वेरी बल्की, और जबकि ये क्या है, बहुत ही लाइट है। लाइट होने की वजह से दिस कैन मूव फ्रीली, इन्हीं इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है। और जबकि ये जो बल्क है इसे क्या बोला जाता है, फिक्स्ड पॉजिटिव आयन, दे आर कॉल्ड फिक्स्ड पॉजिटिव आयन। ठीक है। तो कोई भी सॉलिड मेटल होता है, उसमें क्या होते हैं कि उनके जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस, दे आर फिक्स्ड, they cannot move. Why they cannot move? Just because they have a very very large size। ठीक है। जो कि उनको केवल और केवल थर्मल, मतलब वो मूव नहीं कराया जा सकता, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ये। ठीक है। अच्छा, अब इनके इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पर इन बिटवीन कहीं पर भी होंगे, उस लैटिस के अंदर कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। और चूंकि इन इलेक्ट्रॉन्स के पास, है ना, एट रूम टेम्परेचर भी अगर देखा जाए, तो दे हैव अ वेरी वेरी हाई एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है बेटा, थर्मल। एंड ड्यू टू दिस थर्मल एनर्जी, व्हाट दे आर डूइंग, they actually moving
रैंडमली इन एनी डायरेक्शन। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं? बिल्कुल वैसे मूव कर रहे हैं जैसे किसी कंटेनर में गैस पार्टिकल्स मूव करते हैं। क्लियर? ये दे ऑल आर मूविंग रैंडम। सिंपल है। सो द थर्मल एनर्जी, ड्यू टू दिस थर्मल एनर्जी, they all are moving randomly, and their thermal speed, their thermal speed on an average up to the range of 10 to the power 5 meter per second. Can you imagine? This is what? 10 to the power 5 meter per second. Clear? Now, ये है बेसिकली किसी कंडक्टर की कहानी, और ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो फ्री चार्ज, मतलब जो चार्ज कैरियर है वो कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक। दूसरी चीज जो मैं बताने वाला था, किसकी बात कर रहा था मैं? इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा था। द सेकेंड थिंग इज लिक्विड, और लिक्विड का मतलब क्या? इलेक्ट्रोलाइट। और थर्ड पॉइंट इज गैस, दैट इज वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। हम्म। अब लिक्विड की जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भाई? आप सभी को पता है कि ऐसे आयनिक कंपाउंड्स या फिर जो पोलर होते हैं, कौन से? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है। what they have, if we will take the solution of these compounds, फॉर एग्जाम्पल हमने NaCl ले लिया, ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल है ना। और जब ये वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं तो इनका Na अलग और Cl अलग क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन, फिजिक्स वाला रीजन कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनके बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट बिकम्स वेरी वेरी लेस। ओके, तो अब ये बहुत ज्यादा कम हो गया। तो व्हाट वी हैव, क्या ये सोडियम मूव कर सकता है? और क्या ये क्लोरीन मूव कर सकता है? तो हमारे पास ऑप्शन दोनों के लिए है क्या? यस। इन एनी लिक्विड और इन एनी इलेक्ट्रोलाइट, द बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बोथ आर मूवेबल। ठीक है। तो यहां पर चार्ज को कैरी करने वाला कौन कौन है? हियर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बोथ आर चार्ज कैरियर। ठीक है। ये दोनों क्या है? यहां पर चार्ज कैरियर है। जबकि अगर हम गैसेस के बारे में बात करते हैं, गैस की कहानी आप लोगों को पता है। गैस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वैक्यूम ट्यूब, हैव यू एवर हर्ड अबाउट द वैक्यूम ट्यूब? माइट बी इन केमिस्ट्री। Okay, this is called cathode and this is called anode, and both are connected across a very very high voltage difference, very very high। ठीक है, वोल्टेज। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब बहुत हाई वोल्टेज होता है तो ये कैथोड, यानी कि ये जो हमारा मेटेलिक सरफेस है वो इलेक्ट्रॉन इमिट करने लगता है, इलेक्ट्रॉन इमिट करने लगेगा। भाई इमिट करेगा क्यों? इसका रीजन तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर है, मैंने बता चुका हूं। कोई भी मेटल हो या फिर कोई भी सब मटेरियल हो, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे बस इस मटेरियल के वर्क फंक्शन के बराबर क्या देना होगा? एनर्जी देना होगा। बोलो भाई, आई बात समझ में ना? एनी हाउ वी हैव प्रोवाइडेड द एनर्जी टू दिस कैथोड, एंड दैट इज द रीजन कि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं? इमिट हो चुके हैं। क्लियर है? अब चूंकि ये सब के सब क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, मीन्स दे ऑल आर फ्री टू मूव। अब ये मूव कर सकते हैं कब? जब यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल आप लगाओगे और ये ऑलरेडी नेगेटिव है। ठीक है। सो दी देयर आर चार्जेस, electrons are there, and these charges are actually flowing in vacuum, है ना। So if there is a flow of charge, there will have an electric current,
फ्लो इधर हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट किधर होगा, यहाँ पर होगा। सो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पर अगर आपने एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दिया एनोड और कैथोड का, है ना, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड, या दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, तो दिस Cl is going to move into this direction और ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। So there will be a flow of positive as well as negative ions, है ना, and if there is a flow, so due to this flow what we can say, there exists some current or not. And in the same manner, if we connect this conductor across a battery or potential, so all the electrons will try to move in this direction only. Why? Because this is connected with high potential and this is connected with lower potential. Agree? So, in all the condition, what we are observing, the flow of some charge carrier, है ना? If we can calculate this amount of charge and we can calculate the time, so we can easily calculate what is the amount of charge flowing through that particular कंडक्टर और पर्टिकुलर सॉलिड लिक्विड गैस, है ना। तो क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है, सिंपल ये बताते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनता है क्या कि इफ H2SO4 solution, yeah, in an H2SO4 solution, what we see, there are 10 to the power 18 H plus ion and 2 into 10 to the power 18 SO4 double minus ions are moving या crossing a cross section, है ना, पर सेकेंड या पर मिनट भी दे सकता है, साइमल्टेनियसली, देन फाइंड द करंट डेवलप्ड देयर, करंट डेवलप्ड, DEVLOPED, ठीक है। ओके, आई जस्ट वांट योर आंसर। वुड यू लाइक टू ट्राई और आई शुड प्रोसीड? बोलो भाई, मैं बताऊं, कर रहे हो ट्राई? मेरी आवाज नहीं जा रही आप लोगों को? हेलो, बता दूं? चलो मैं बता देता हूँ, शायद उसके बाद अप्रोच तुम लोगों का अच्छा लगेगा। लेट्स सी, क्या कह रहा है, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, है ना, ये मान लो क्या है, एनोड है और एक कैथोड है। किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की ही बात कर रहा है, तभी सॉल्यूशन कह रहा है ना, H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। एनोड से कैथोड की तरफ, यानी कैथोड की तरफ कौन मूव करेगा, H प्लस आयन, ठीक है। और इसकी तरफ कौन मूव करेगा बेटा, SO4 डबल माइनस आयन, ठीक है। तो व्हाट इज द करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर, वी विल से Q अपॉन T। ओके, Q का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ this charge carrier into charge at one charge carrier. What is the amount of charge on this charge carrier, E upon time की वैल्यू कितनी है, 1 सेकेंड, यही तो बोलेंगे यार, दिस इज द टोटल चार्ज। हेलो, सही है ना? So the value of this charge is 10 to the power 18, 10 to the power 18 into 1.6 10 to the power minus 19 divided by 1, or I can just write that is 0.16 ampere current is flowing there. Okay, but you need to take the direction. If this is the direction of flow of positive charge, hence the direction of this
current due to positive charge will be the same from A to C. A to C क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि हम लोग को यहाँ पर वेक्टर नहीं इस्तेमाल करना, बट डायरेक्शन पता होना चाहिए। SO4 माइनस, इसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट किधर होगा? आई नेगेटिव इधर होगा ना बेटा? हेलो, opposite to the direction of flow of negative charge. So that must be written as Q upon T. We will calculate the average. How many number of negative charges are there or into charge at one negative ion? कितना चार्ज है एक नेगेटिव आयन पर बेटा? देख, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है कि नहीं है, बताओ। And we will divide by 1 second only. So that is 2 into 10 to the power 18 into 2 into 1.6 10 to the power minus 19. That can be written as 4 times of 1.6. Hello, sorry, 0.16 है ना, और we can say 0.64 एम्पियर. So if I see कि इस क्रॉस सेक्शन से नेट कितना करंट पास हो रहा है, तो एक करंट I नेगेटिव इधर पास हो रहा है और एक करंट कितना पास हो रहा है बेटा? I पॉजिटिव. डोंट ट्राई टू ऐड देम एज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सिंपल दोनों को जोड़ लेना है डायरेक्शन देखते हुए, ठीक है. तो व्हाट इज द नेट वैल्यू ऑफ करंट? आई नेट मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट? दोनों का, चूंकि दोनों करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दैट इज 0.16 प्लस 0.64, दैट विल गिव यू 0.8 एम्पियर करंट. क्या बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? हेलो. So simply sometimes or in some books as well, कुछ लोग करंट का फॉर्मूला ऐसे लिख देते हैं, करंट इन एनी इलेक्ट्रोलाइट इज, है ना, 1/T n into Q पॉजिटिव या n1 into Q पॉजिटिव प्लस n2 into Q नेगेटिव. सिंपल है. तो अब इसको तुम्हें पहचानने में समस्या होती है कि यार ये फॉर्मूला है क्या, बट दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट दिस इज द सिंपल फॉर्मूला इज देयर. और हमें यहाँ पे ये समझ में आ गया कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे लेते हैं. क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. इन अ सेमीकंडक्टर now I'm taking the example of semiconductor. So let's talk about the semiconductor first. In semiconductor basically there are two type of charge carrier. One is called electron and other is called hole. ठीक है. Electron is considered as a -1 e charge or hole has a plus e charge. Okay, simple. And the number of electron is equals to number of holes there in a semiconductor, जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है. और अगर नहीं भी इक्वल है तब भी मान लेते हैं दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या मान लेते हैं बेटा? नंबर ऑफ होल्स. चलेगा. द क्वेश्चन इज, इन अ सेमीकंडक्टर व्हेन it is connected a battery, it is connected through a battery, connected through a battery, what happens? 6.25 10 to the power 18 electrons and, अच्छा तभी मैं सोच रहा हूँ मेरे आंख में लग क्या रहा है. देखो बेटा बारिश हो रही है, बारिश में देखो मेरे घर पे पकौड़ी बनाया है चिकन, तो मैं खाऊंगा इसे, क्लास जल्दी नहीं छोड़ूंगा लेकिन. हाँ, तो 6.25 10 to the power 18 electrons and 1.25 into 10 to the power 18 holes are crossing a cross section, है ना, per minute. Then find the electric current. Now you have to understand कि अगर ये क्रॉस सेक्शन है ना, तुम इसको बैटरी के क्रॉस लगाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है जो इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल मूव इनटू दिस डायरेक्शन व्हाइल द होल विल मूव इनटू दिस डायरेक्शन.
है ना बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne लिख लो, नंबर ऑफ होल क्या लग लो, NH लिख लो. तो वी कैन से what is the total current? 1 upon T, number of electron into charge at one electron plus number of holes into charge at one hole. It is very very simple. That is Ne plus NH into E upon T. है ना? अब क्या मुझे तुम्हें ये फॉर्मूला याद कराना चाहिए बेटा? ये सिंपल कॉमन सेंस का फॉर्मूला है ये, है कि नहीं बोलो? तो आंसर बता दो. 0.02. I don't think so. I think it is 1.2 एम्पियर. नहीं नहीं, 0.60 से डिवाइड भी तो करेंगे. हाँ, 0.002. ओके. तो भाई 1/60 और Ne प्लस NH कितना हो जाएगा? ये 6.25 इंटू 10⁻18. जब भी ऐसा प्यारा नंबर तुम्हें दिखे, है ना, जब भी प्यारा नंबर दिखे तो उसका मतलब तुम्हें क्या है, डायरेक्ट अलग से मल्टीप्लाई करो. डायरेक्टली बोलो यार, इसका मतलब कितना है, 1 कूलम के बराबर ही तो चार्ज होता है ना यार. होल प्लस 1.25 10⁻माइनस प्लस 18 into 1.6 10⁻19. Okay, so that will become 1.2 upon 60, that is 0.12 upon 6, that is 0.2 ampere. Done. बोलो यार. Let's take another example. ओहो, स्लाइड ही खत्म हो गई. मैं भेजूंगा तुम लोगों को, ये नोट्स भेज दूंगा, तुम आराम से ध्यान से जरूर पढ़ना एक बार बेटा. देखो यार, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेसिक ना, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी आगे वाले कभी भी टाइम में. जब रुक गए. तो अब क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन है क्लास 9th का ही 10th का बता रहा हूँ. ठीक है. एन इलेक्ट्रॉन बीम is moving from north to south. ठीक है. And it crosses 10 to the power 18 electrons per minute. ठीक है. What is the current? चलो जल्दी से बता दो इसका आंसर, बहुत आसान है. क्या रहा आंसर? तो भाई इतने इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो मतलब क्या हो गया, 10 टू पावर 18 इंटू 1.6 10 टू पावर माइनस 19. क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ यार, n इंटू ई अपॉन टी, दैट विल गिव 0.16.
upon 60, that is 0.016 upon 6, or we can say the current is 0.0026666, यानी कि that can be written as 0.027 ampere, or simply we can just write 2.7 10 to the power minus 3. क्लियर हो गई बात? बोलो यार. So this is how we can find out the value. This is how we can find out the value of current. So let's summarize for the today that current is something dq by dt. We can calculate the current. Q could be a function of time. इसके behalf पे मतलब डिफरेंशिएट करके, या Q और T का ग्राफ दिया जा सकता है उससे. तो ग्राफ ऑफ QT जो होगा वो क्या होगा? करंट बताएगा उसका स्लोप. ठीक है. दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ा क्या? जो मटेरियल होता है वो मटेरियल जो है वो तीन तरीके का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. लेकिन सॉलिड, लिक्विड, गैस में अगर सॉलिड देखा जाए तो सॉलिड भी तीन तरीके का होगा. क्या होगा? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर. ठीक है. ऐसे लिक्विड भी तीन तरीके से, ये भी तीन तरीके का, मतलब हर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के तीनों स्टेट्स पाए जा सकते हैं. ठीक है. उसमें से अगर करंट आपको कभी भी कैलकुलेट करना हो तो Q अपॉन टी, या फिर N इंटू ई अपॉन टी, या फिर आप ये कह सकते हैं क्या, N पॉजिटिव इंटू Q पॉजिटिव, है ना, प्लस N नेगेटिव इंटू Q नेगेटिव अपॉन टी, या फिर बोल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई और प्लस नंबर ऑफ होल इंटू ई अपॉन टी. बोलो यार, ये सब फॉर्मूले क्या है? बेसिक्स ही तो है. नाउ in next lecture what we have to discuss the mechanism of flow of current, जिसकी शुरुआत मैं ऑलरेडी कर चुका हूं. ठीक. So tomorrow we will discuss about the mechanism of flow of current, and tomorrow we will finish this topic and we'll start the Ohm's law. ठीक है. चलो आज के लिए इतना ही. बस कोई जाएगा नहीं अभी. क्यों? क्योंकि अभी दो काम बात बचे हैं. एक तो मुझे अटेंडेंस लेना है और दूसरा मुझे डाउट्स बताने हैं. ओके. तो क्लास इज नॉट ओवर हियर. हाँ जल्दी से मुझे अटेंडेंस बता दो भाई, जल्दी से. सभी लोग अपने नाम के हिसाब से माइक अपना ऑन करते हुए चले जाएंगे. अरे यार मंडे हो गया. अच्छा हाँ मंडे. ठीक है. अभिषेक यादव, अबसार, अमान, 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 अमान एब्सेंट टुडे. हाँ अमन प्रेजेंट. अफान, अफान भी प्रेजेंट है ना. हम्म. अचिंत, अंशिता, 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 आशु, अनुष्का, अनुष्का शर्मा, अनुष्का शर्मा. हम्म. अथर्व स्वरूप, अथर्व स्वरूप, अथर्व सिंह, आर्यमन, रुक जाओ, आर्यमन, अविका, आयुषी यादव, आयुषी यादव, पीसीएम. ओके. ठीक है. दोनों लोग प्रेजेंट हैं.
आयुष्मान सैनी, भव्या शुक्ला, दिव्यराज, दिव्यराज नॉट प्रेजेंट, हीला शुक्ला, अफान, सॉरी फरहान, फरहान, गर्व श्रीवास्तव, गर्व श्रीवास्तव, हम्म, हर्ष पांडे, जानवी, जीत मिश्रा, हाँ हाँ लग गया बेटा, ओके, कनिष्क बाजपेयी, कनिष्क तिवारी, कनिष्क तिवारी या कनिष्का तिवारी, क्या नाम है? कशिश, कशिश, ओके। हाँ मुझे लगा कनिष्क। कुशाग्र, बेटा लेट क्यों आए आज? लेट हो गए थे आज क्लास में? ओके। मानस पांडे, तुम बहुत दिन से एब्सेंट चल रहे हो भाई। आज हो लेकिन 3-4 दिन से पिछले क्लास में नहीं थे मेरे। अटेंडेंस नहीं बोलते थे। मानस सिंह, तुम हर दिन लेट आते हो। सीतापुर से आते हो इसलिए लेट हो जाता है क्या बेटा? नहीं भाई, डाउट बताना मुझे भी। मृदुल दीक्षित, मुस्कान पांडे, नितेश, नितेश तो आए हैं। पलक सिंह, बस पलक एब्सेंट है। पीहू रावत, तुम बहुत दिन बाद आए हो बेटा, लास्ट पिछले कई सारे क्लास। हम्म। अच्छा अच्छा, ठीक है। राम पांडे, रोहित कुशवाहा, सचिन दीक्षित, सचिन absent। सौम्या सुंद्रियाल, सलोनी शर्मा, दिव्यराज तुम बोले ही नहीं थे तो हम एब्सेंट लगा दिए। शौर्य प्रताप सिंह, ओके। सौम्या सुंद्रियाल, शौर्य प्रताप सिंह। शहर यार, नहीं आया। आया है। शिवांगी यादव, सृष्टि यादव, हम्म, श्रेयांश, श्रुति, ठीक है। सीमा नसरीन, सीमा नसरीन कोई है? सूरज वर्मा, स्वधा श्रीवास्तव, विजन, विजन कहाँ गायब है आजकल भाई? क्यों हीरो? फरहान, विजन कहाँ है आजकल? ईशिता, प्रियांशी गुप्ता, ओके। विजन आया था आज क्लास में लेकिन चलो भाग गया। अब देखो यार, हम लोग को कुछ क्वेश्चन कैपेसिटर के डिस्कस करने थे, तो उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो मैं कैपेसिटर वाला पीडीएफ में ओपन कर लूँ, क्वेश्चन नंबर मुझे बताते चले जाना।